नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते हम एक बाजार की और निवेश जगत से जुड़ी आवाज़ से आपको मिलवाते हैं और बाजार के ट्रेंड्स आपको समझाते हैं। आपके निवेश के लिए किस किस तरह के बदलाव या किस किस तरह की रणनीतियाँ आपको अपनानी चाहिए, इस पर हम मंथन करते हैं एक मेहमान के साथ। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं निमेश चंदन, ये CIO हैं बजाज फिनसर्व AMC के। निमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया और ऐसा एक क्रूशल समय जहां पर दर्शकों को और बाजार में जो भी लोग पैसे लगा रहे हैं उन्हें बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उन्हें मार्गदर्शन दिखाने की बहुत ज़रूरत है। तो आज आपके ऊपर वो जिम्मेदारी हम डालेंगे इस शो के ज़रिए। फिलहाल जिस तरह का बाजार हमें दिखाई दे रहा है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, ग्लोबल ट्रिगर्स जो बाजार पे हावी हो रहे हैं, किस तरह से आप बाजार की चाल को फिलहाल समझ पा रहे हैं और कैसे समझाएंगे उन तमाम लोगों को जिनके लिए शायद इस तरह की चाल नहीं हो? कविता, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू आर राइट कि ये जो समय है वॉलेटिलिटी का, वहाँ यहाँ काफी जो निवेशक हैं वो परेशान हैं। बट मैं पहले तो ये सेट करना चाहूंगा मूड के एकेडमिक फाइनेंस में सिखाया जाता है कि वॉलेटिलिटी इज रिस्क, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा वॉलेटिलिटी इज एन इन्वेस्टर्स फ्रेंड। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है, ना कि उससे डरना है। और अगर आप अपना लॉन्ग टर्म होराइजन या लॉन्ग टर्म फोकस रखें तो ये मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा लास्ट 2 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जितनी सेलिंग की है इंडियन मार्केट में वो पहले कभी नहीं हुई। और उस वजह से जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अपने 52 वीक हाई से या ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए। तो इसमें कुछ जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स थे वो तो नीचे आए ही हैं, बट कुछ कंपनीज जो अच्छा बिजनेस प्रदर्शन दिखा रही हैं और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है वो भी नीचे आ गए। तो ये अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से इसे बुल मार्केट का एक रेगुलर करेक्शन समझ के इसमें अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में मौके हैं और फिलहाल उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मौक़ों की अगर मैं बात करूँ, आपके मुताबिक कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर फिलहाल मौके हैं, और ऐसे सेक्टर्स भी जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न अभी भी बना हुआ है, या शायद वो सेक्टर्स रेड फ्लैग हो सकते हैं? देखिए कविता, इंडिया जो पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ आवर मैक्रो सेटअप, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं अगर उनको स्टडी करें तो कहते हैं कि ये डेकेड पूरा इंडिया का ही होने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा, कॉर्पोरेट ग्रोथ अच्छा रहेगा और इसमें टेलविंड्स काफी हैं इंडिया के लिए। पर जनरली मार्केट में लोग अगर किसी सेक्टर या किसी थीम के बारे में एक्साइट हो जाते हैं तो उनके वैल्यूएशन इतने हाई हो जाते हैं कि अगर आप हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करें तो उसमें कंपाउंडिंग कम हो जाती है आपकी। उसी समय मार्केट में हमेशा ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स रहते हैं जो लोग जनरली इग्नोर करते हैं क्योंकि उनमें फिलहाल कोई प्रॉब्लम है या शॉर्ट टर्म जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्लो है, और वहां पे मौके ज्यादा बनते हैं। तो वहां पे वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव होते हैं। तो अब जो करंट मार्केट वैल्यूएशन है उसमें अगर देखा जाए तो ग्रोथ और वैल्यूएशन के हिसाब से कंज्यूमर स्पेस जो है वो हमें सबसे अच्छा लगता है। एंड सेकंड इज फार्मा एंड हेल्थ केयर। ये दो जो बिग थीम्स या सेक्टर्स हैं उसमें बिजनेसेस अच्छे हैं, गुड क्वालिटी बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ग्रोथ के अच्छे हैं उनके, और फिलहाल वैल्यूएशंस हैव कम डाउन। तो ये दो सेक्टर जो डिफेंसिव ग्रोथ सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। चलिए, मौक़ों के साथ साथ थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि हमने लार्ज कैप पर आपने अपनी समझाइश और अपनी समझ पेश की है।
देखिए जिस भी तरह की चाल बाजार में दिखाई दे रही है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी भी बहुत ज़्यादा दमखम है। शायद लोगों को अपने पोर्टफोलियो में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो लार्ज कैप में हो सकता है कि वो अपना एक्सपोजर बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल जो चाल मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी हमें दिखाई दे रही है, उसमें से भी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल निराशा हाथ लग रही है। अगर आप मुनाफा बांधकर लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो आप वो भले ही कर सकते हैं, लेकिन स्टीम की अगर मैं बात करूं, कंपनी परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, डिसअपॉइंटिंग रहा है थोड़ा सा दूसरी तिमाही, लेकिन अब वही ट्रेंड हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में भी हम आता हुआ देखें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए निमेश, आपकी क्या स्टडी कहती है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में? एक्चुअली कविता, अगर हम प्योरली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की हिसाब से देखें, तो मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी आपको उसके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो अगर कंपनी 2 लाख करोड़ मार्केट कैप की है, या 20,000 करोड़ मार्केट कैप की है, या 2,000 करोड़ मार्केट कैप की है, ये नंबर, ये आंकड़े आपको उसके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एक्चुअली एक एक कंपनी का आपको बिजनेस देखना है, मैनेजमेंट देखनी है, वैल्यूएशन देखना है, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। पर जनरली बाजार की चाल कैसी होती है कि लोग स्मॉल कैप के बारे में एक साथ एक्साइट हो जाते हैं, और फिर एक साथ कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं जब वो सेलिंग आती है वहां पे। तो उस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौके बनते हैं। अब लास्ट 2 साल में हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी बढ़त आई, और जब करेक्शन आया अभी हाल ही में जो लास्ट 2 महीने में आया है, वो लार्ज कैप के लगभग सिमिलर लेवल का करेक्शन आया है। तो अभी भी कंपेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, वो थोड़े ओवर वैल्यूएशन या हायर वैल्यूएशन। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हर कंपनी जो मिड कैप है या हर कंपनी जो स्मॉल कैप है, उस वो महंगी होगी, उसमें वैल्यूएशन हाई होंगे। आपको इस तरह से देखना है कि एज अ कैटेगरी ये एक्सपेंसिव है। अगर आप समझिए कि एक बास्केट है जिसमें 100 बॉल्स हैं, और ये स्मॉल कैप की बास्केट है, तो उसमें 20 ग्रीन है, 80 रेड है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें ग्रीन बॉल मिलेगी नहीं, बट उसे ढूंढने में आपको परेशानी होगी। अगर आप ब्लाइंडली एक बॉल पिकअप करें तो शायद वो रेड निकले, जबकि लार्ज कैप्स में अभी 50 रेड और 50 ग्रीन है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन आसानी से, या विनर आसानी से मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर आप शेयर्स चुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एडिशनल कॉशन या एडिशनल रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, एक जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है एसआईपी नंबर्स को लेके, ज़रा ये बात हमें समझाइएगा। महीना दर महीना जो आंकड़े सामने आते हैं वो तो नए रिकॉर्ड हाई पर छू ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरा साइड ये भी है जहां पर हम एसआईपी स्टॉपेजेस भी देख रहे हैं। लगभग 97% तक वो आंकड़ा पहुंच गया है जहां पे एसआईपीज बंद हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। कैसे इस पूरे मूवमेंट को आप कैसे समझते हैं? तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा जरिया है जहां पे निवेशक कंपाउंडिंग और एवरेजिंग दोनों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर एसआईपी लोगों ने शुरू की है विद द एक्सपेक्टेशन कि इसमें मैं इमीडिएटली पैसे बना लूंगा या फटाफट पैसे बनेंगे, तो आई थिंक वो निवेशक डिसअपॉइंट होके फिर एसआईपी बंद कर देते हैं। कुछ निवेशक जो हैं, वो शायद मार्केट में नए हैं और करेक्शन से डर के वो एसआईपी बंद कर लेते हैं। काफ़ी ऐसे निवेशक जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अभी एसआईपी बंद कर दूँगा, और एक बार मार्केट बॉटम हो गया, ये जो सिचुएशन है वेदर जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक, वो सुधर जाएगी, उसके बाद मैं निवेश करूँगा। मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं। अब बिकॉज़ वो एसआईपी गलत समय पे क्लोज़ करते हैं और फिर गलत समय पे शुरू करते हैं, उस वजह से जो एसेट क्लास की रिटर्न उनको मिलनी चाहिए, शायद वो नहीं मिलती। तो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को यही कहूँगा कि एसआईपी एक डिसिप्लिन है, जिसे आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा मौका कभी आया करेक्शन में, तो एसआईपी आप टॉप अप कर सकते हैं, या कोई और अच्छे इंटरेस्टिंग सेक्टर या फंड में निवेश कर सकते हैं। बट इन अ डाउनटर्न अगर आप एसआईपी स्टॉप करेंगे, तो जो एवरेजिंग जो आपको मिलनी चाहिए आपको एसआईपी की, वो नहीं मिलती है। अच्छा, बतौर फंड हाउस जो एसआईपी स्टॉपेजेस का आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है, आपके लिए कितना चिंताजनक हो सकता है? अभी तक तो कविता जी, ऐसे कोई आंकड़े नहीं आए जो चिंताजनक हैं। ये एक रेगुलर करेक्शन में जो एक्सपीरियंस होता है, अ, उस हिसाब से ही चल रहा है।
एनकरेजमेंट तो ये है कि एसआईपी के जो ग्रॉस आंकड़े हैं वो एवरी मंथ बढ़ते जा रहे हैं। एक और चीज़ जो शायद निवेशकों के लिहाज से आप समझाना भी चाहें, हर नए ट्रेंड को वो आजमाना चाह रहे हैं। हम जानते हैं इंडस्ट्रीज़ में एनएफओ में जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें कितना पैसा जा रहा है, लोग अलग अलग सेक्टर्स में और थीम्स में पैसे लगा रहे हैं। ईटीएफ्स को लेकर बहुत ज़्यादा जोश है निवेशकों में। निवेशक को जो कुछ नया आ रहा है वो चखना है, और टिपिकली इस तरह के बाजार में हम देखते हैं ऐसा होता है। और भले वो फंड हाउस हो या निवेशक हो, कोई इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता, हर कोई भुनाना चाहता है इस पूरे मौके को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आपको सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेंड को फॉलो करें, वो ट्रेंड को फॉलो करने के बाद उसका जो एंड होगा शायद आपके लिए सही नहीं हो। ये बात को हम कैसे समझें? तो जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो नए आइडियाज और नए कॉन्सेप्ट्स या नए प्रकार के फंड इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। बट इन्वेस्टर को वही चुनने चाहिए जो उनकी रिस्क प्रोफाइल, उनकी एसेट एलोकेशन, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मीट करते हुए उनको ये ट्रेंड्स पकड़ने चाहिए या नए जो थीमेटिक फंड्स हैं वो चुनने चाहिए। तो एक और चीज मैंने ध्यान दी है कि टिपिकली कोई थीम अगर 3-4 साल अच्छा करती है तो उसमें लोगों को एक्साइटमेंट होता है वहां पैसे डालने का। और जो थीम प्रॉब्लली अंडर परफॉर्म कर रही है या कुछ समय से अच्छा नहीं कर रही है तो वहां पे लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, रिडेम्पशन कर लेते हैं। ये गलत है। आप अगर किसी ट्रेंड में ऑलरेडी 3-4 साल उसने अच्छे रिटर्न दिए हैं और उसमें आप लेट एंट्री मार रहे हैं तो अगेन आप हायर वैल्यूएशन पे एंटर हो रहे हैं। बेस्ट केस आपको कम कंपाउंडिंग मिलेगी, वर्स्ट केस आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली कभी कभी इन्वेस्टमेंट में कॉन्ट्रेरियन व्यू रखना भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रेंड्स ऐसी होती हैं जहां पे कंपनीज लंबे समय के विनर्स होते हैं बट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो वहां पे एक्चुअली निवेशकों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए टू पिकअप गुड इन्वेस्टमेंट्स एट गुड लेवल्स। ऐसा कहा जाता है कि गुड प्राइसेस एंड गुड टाइम्स डोंट कम टुगेदर और सेल्डम कम टुगेदर। मींस अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है उस सेक्टर में, उस कंपनी में, तो शायद वैल्यूएशन में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और वो सब प्राइस्ड इन है। जबकि कुछ समय ऐसा आता है जब मार्केट वाइड या किसी सेक्टर में थोड़े समय के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वैल्यूएशन आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो गिरते हुए स्टॉक से डर के ये मूड मत बना लीजिए कि हाँ ये कंपनी खराब है या थीम खराब है। उसे बिजनेस को चेक करके, उसके वैल्यूएशन चेक करके फिर निवेश करें।